हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOC 134 के चैप्टर नंबर 3 या आप यूनिट नंबर 3 कह सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर आपका जो 3 है, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता। देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि जब कोई सामाजिक विज्ञान यानी कह लीजिए सोशोलॉजी या समाजशास्त्र में जब कोई शोध होता है तो उसमें वस्तुनिष्ठता को शामिल किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई शोध कर रहे हैं या जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके विचार, आपके मत या उन चीज़ों को शामिल ना करना, बल्कि जो जैसी चीज़ें हैं यानी जो जैसी वस्तुएं हैं उसको उसी रूप में, वैज्ञानिक रूप में बताना, यानी अपना मत, अपना विचार, अपना वक्तव्य, अपनी जो सोच है उसको आपके शोध पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को बोला जाता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक प्रकार से कह सकते हो कि ऐसी चीज़ है। देखो, एक होती जब आप रिसर्च करने के जाओगे, आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो मोस्टली माना जाता है कि जब आप कोई रिसर्च करने के लिए जाते हो तो आपके जो किसी वस्तु के बारे में आपके जो विचार हैं, आपके जो मत है या जो आपका जो नज़रिया है, उस रिसर्च पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जब आप कोई रिसर्च करें या जब आप कोई खोज करें तो आपके विचार, आपके मत या आपकी जो सोच है उस पर उसका प्रभाव ना पड़े, बल्कि सच्चाई के साथ जो जैसी चीज़ें हैं, जिस रूप में वह वस्तु है उसी रूप में उसकी क्या करना है, रिसर्च करनी है, उसी रूप में उसकी खोज करना है। इसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। सामाजिक विज्ञान में एक होता है कि यहाँ पर विषय निष्ठता का मतलब क्या होता है। विषय निष्ठता का यानी विषय निष्ठता का मतलब होता है कि जब आप कोई खोज कर रहे हैं या जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपके जो मत हैं, आपके जो विचार हैं या जो आपकी जो सोच है या जो आपकी थिंकिंग है उसका प्रभाव उस रिसर्च पर या उस खोज पर पड़ता है। लेकिन वस्तुनिष्ठता हमें इस चीज़ को बताती है कि जब आप कोई रिसर्च करने जाएं तो आपके जो मत हैं, आपके जो विचार हैं, जो आपकी सोच है या जो आपकी थिंकिंग है या किसी वस्तु के बारे में आपकी जो सोच है, वो आपका नज़रिया उस रिसर्च पर उसका प्रभाव ना पड़े, बल्कि जिस अवस्था में वह वस्तु है उसी अवस्था में सच्चाई के साथ और यथार्थ के साथ यानी रियलिटी के साथ क्या करें, उस चीज़ों को बताने की प्रयास किया जाता है। उसी को बोला जाता है कि सामाजिक विज्ञान या सोशियोलॉजी में वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जो खोज हुई है उसमें जो वैज्ञानिक है, कह सकते हो जो हमारा थिंकर है, उसने जो पूरी सोच दी है वह अपनी मानसिकता या अपनी मेंटलिटी या अपनी विचारधारा को उसने ऐड नहीं किया, बल्कि जो वस्तु जिस रूप में थी उसी रूप में हमें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसी को बोलते हैं सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता। तो सबसे पहले अगर देखोगे वस्तुनिष्ठता की जिसने शुरुआत की उसका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जी ही थे सबसे पहले जिन्होंने वस्तुनिष्ठता की शुरुआत की। यानी कि कोई भी रिसर्च हो, कोई भी खोज हो, अगर हम सामाजिक खोज करें या सामाजिक विज्ञान में अगर हम खोज करें या रिसर्च हमारा अनुसंधान हो रहा, तो उसमें जो थिंकर है उसकी सोच, उसकी कल्पना, उसके विचार, उसके मंतव्य या उसके जो थिंकिंग है उसका उसके रिसर्च पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसी को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। और वस्तुनिष्ठता की जो शुरुआत करने वाले हमारे थिंकर हैं उनका नाम है मैक्स वेबर जी। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की खोज की थी। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वस्तुनिष्ठता, दुर्खिम की वस्तुनिष्ठता क्या है और उन्होंने आत्महत्या के बारे में, सामाजिक तथ्य के बारे में क्या चीज़ें बताई हैं। 3.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और दूसरा आपका रहेगा 3.3 यानी वस्तुनिष्ठता मैक्स वेबर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें बताई थी वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं इसमें। देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं दुर्खिम की वस्तुनिष्ठता व निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब होता है भाई किसी का पक्ष विपक्ष लिए हम सही चीज़ों को बताएं। देखो, दुर्खिम की वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता यानी हम क्या करें कि कोई भी अगर हम शोध करें, कोई भी रिसर्च करें तो हमें क्या निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी का पक्ष विपक्ष लिए, बिना किसी का साइड लिए हमें क्या करना चाहिए, तटस्थ होकर के, यानी हमें निष्पक्षता के साथ किसी भी वस्तु का आकलन करना चाहिए या किसी भी वस्तु के बारे में हमें शोध करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी विचारधारा से प्रभावित हैं तो उसको लेकर के आप उस प्रकार की बातें बता दें, बल्कि हमें सच्चाई के साथ और निष्पक्षता के साथ हर प्रकार की शोधों को हमें करना चाहिए। देखिए, समाजशास्त्र शब्द का आविष्कार अगस्त काम्टे द्वारा किया। यानी समाजशास्त्र जो शब्द है उसके जो मूल विचारक हैं, यानी समाजशास्त्र जो शब्द है उसके विचारक कौन थे, अगस्त काम्टे द्वारा किया गया था।
विषय का नामकरण करने का श्रेय काम्टे को दिया जाता है। यानी समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो नाम दिया गया है उसको अगस्त काम्टे जी ने दिया, लेकिन समाजशास्त्र को फ्रांस के एक अकादमी विषय के रूप में सृजित करने का श्रेय दुर्खिम को दिया। यानी जो समाजशास्त्र था उसको अकादमी यानी एकेडमिक सब्जेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? दुर्खिम का रहा। उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विधाओं और विषयों से अलग करके विषय यानी दुर्खिम जी ने क्या किया कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में बनाया और अन्य विषयों से इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसने उन्होंने मान्यता दिलाने का काम किया। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों को बराबर समाजशास्त्र को स्थापित यानी अन्य जितने विज्ञान है जैसे सामाजिक विज्ञान है, कह सकते हो कि जैसे आप देखोगे हमारा राजनीतिक विज्ञान है, आर्थिक विज्ञान है या इस विज्ञान यानी कह सकते हो कि जो दुर्खिम जी थे उन्होंने क्या किया कि सामाजिक जो विज्ञानी जो हमारा समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को उन्होंने एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया और स्वतंत्र इकाई के रूप में इसको एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रकृति विज्ञान अपद लेकिन यह दुर्खिम ही थे जिन्होंने समाजशास्त्र को पदगत पहलुओं द्वारा रेखांकित किया और करने में वस्तुनिष्ठ मुद्दों का यानी दुर्खिम जी ने क्या किया कि सामाजिक विज्ञान में जितने भी रिसर्च हो रही थी, जितनी भी खोजें हो रही थी, उसमें एक चीज उन्होंने शामिल किया, वस्तुनिष्ठता। यानी जब हम कोई रिसर्च करें, जब हम कोई खोज करें तो उसमें जो थिंकर हैं उसकी कोई विचारधारा उसमें शामिल ना हो, बल्कि जो वस्तु जैसे है उस रूप में उस वस्तु का आकलन किया जाए। देखो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। ध्यान देखिएगा, समाजशास्त्र के विषयों में इस विधि को विकसित करने का कोशिश करते हुए दुर्खिम ने प्रस्तावित किया है। यानी समाजशास्त्र में जो विषय होते हैं, देखो समाजशास्त्र में यानी जब आप कोई खोज करने के जाओगे तो आपका कोई ना कोई विषय रहेगा ना, कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट रहता है ना, वो कोई ना कोई सामाजिक तथ्य होगा जिस बारे में आप गए हो, तो उसके समाज में बारे में उसमें कई सारी विचारधाराएं फैली रहेंगी। समाजशास्त्र के विषय में इस विधि का विकसित करने की कोशिश करते हुए दुर्खिम ने प्रतिपादित किया है कि सभी पूर्वभूत अवधारणाओं को मिटाना होगा। यानी दुर्खिम जी ने बोला कि अगर आप कोई रिसर्च करने के जा रहे हैं, कोई खोज करने के हैं, तो समाज में जितनी प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं यानी सोशल में जितने फैक्ट हैं उनको आपको मिटा करके जाना होगा। ये नहीं कि समाज में कोई तथ्य फैला हो आपको आप विचार उस तथ्य से आप प्रभावित हैं, ऐसा नहीं। जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो अपनी सभी चीजों को भैया छोड़ के जाओ, अपने विचार छोड़ के जाओ, अपने किसी विचारधारा से आप प्रभावित उसको छोड़ के, तभी तो आप अच्छी रिसर्च कर पाओगे। मान लीजिए आप रिसर्च करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी चीज पर रिसर्च करने, मैं मान लेता हूं कि आप ईसाई धर्म पर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप हिंदू हैं, लेकिन आप जब हिंदू विचारधारा से रहेंगे और हिंदूवादी बने रहेंगे, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब आप कोई रिसर्च करने जाएं या जब आप कोई शोध करने जाएं तो अपनी विचारधारा छोड़ करके जाएं, अपने विचार छोड़ कर जाएं, बल्कि जो वस्तु जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं उसको हूबहू उसी रूप में हमें बताना चाहिए। वही बात यहाँ पर दुर्खिम। इसी प्रकार उनका मतलब है कि आम आदमी के क्षेत्र में विज्ञान के बाहर जो कुछ भी है उसे बचाना चाहिए। यानी आम आदमी के क्षेत्र में जो विज्ञान से बाहर कुछ है, यानी जब हम कोई रिसर्च करने जाएं तो हमें वैज्ञानिकता के साथ रिसर्च करनी चाहिए, उसमें अपने विचार अपने वक्तव्य से हमें बचना चाहिए और उसे टाला जाना चाहिए। अवैज्ञानिक आम आदमी की अवधारणाएं श्रेणियों उन्हें अपने पूर्व मूल्यों का अध्ययन कराने में अनुमति, यानी जो हमारी अवैज्ञानिक आम आदमी वाली जो अवधारणा है, यानी जो हमें अवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं वह हमें हमारे जो पूर्व मूल्य होते हैं उसको अध्ययन कराने की अनुमति देते हैं। इसलिए द सेल्स ऑफ साइकोलॉजी मेथड में दुर्खिम ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं। दुर्खिम जी ने बताया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्या हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जिनका तथ्य ऐसे हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यानी दुर्खिम ने बोला कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हम विश्लेषण द्वारा समझा नहीं सकते हैं। ये सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की एक वस्तुनिष्ठता वास्तविकता, यानी जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनकी वस्तुनिष्ठता के साथ हमें आकलन करना चाहिए। यानी जो भी हमारे सामाजिक तथ्य हैं उनको हमें अपने विचारों से प्रभावित होए बिना, बल्कि उसको जो वस्तु है उसी रूप में हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए या उस रूप में हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं और बाहर से कथित होने से यानी जो सामाजिक जो तथ्य होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अन्य वैज्ञानिक
की तरह उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे भौतिकवादी और वैज्ञानिक। कह सकते हो कि जैसे साइंस में रिसर्च की जाती है कि साइंस के जो थिंकर, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो सोच है, उनकी जो थ्योरी, उनकी जो विचारधारा है, वो उनकी रिसर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जो हमारे सोशोलॉजी के जितने थिंकर हैं, जब वह भी अपनी रिसर्च करें या वह जो अपनी खोजें करें, तो उनके विचार, उनकी विचारधारा वह किसी मत से प्रभावित हैं, तो उस खोज पर उसका कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। समाजशास्त्र की व्याख्या को उपयोगिता या व्यक्ति की प्रेरणा का सिद्धांत द्वारा समझाने, यानी समाजशास्त्र को हम किसी की उपयोगिता के रूप में या उसकी प्रेरणा के रूप में हम नहीं समझा सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण एवं व्याख्या केवल सामाजिक हो सकते हैं, यानी समाजशास्त्र को जब हम स्पष्ट करेंगे या क्लियर करेंगे तो उसका स्पष्टीकरण जो होगा वो पूरी तरीके से सामाजिक ही हो सकता है। दुर्खिम ने पूर्व अवधारणाओं को समाजशास्त्र से छुटकारा पाने और समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश में काफ़ी मेहनत, यानी देखो ध्यान से सुनना, जो हमारे दुर्खिम जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सामाजिक तथ्यों को, ठीक है, दुर्खिम ने क्या किया, सामाजिक तथ्यों को क्या उन्होंने किया, तथ्यों को कोई मनोवैज्ञानिक स्पष्ट नहीं होता। समाजशास्त्र की व्याख्या की उपयोगिता को व्यक्ति की प्रेरणा के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। और दुर्खिम ने क्या किया, पूर्व अवधारणा को समाजशास्त्र से, यानी पूर्व अवधारणा कि मान लीजिए दुर्खिम ने बोला कि जब आप कोई समाज में अगर आप किसी प्रकार की रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आपकी जो पूर्व अवधारणा है या किसी चीज़ के बारे में आपके जो पहले से विचार हैं या आपने कोई चीज़ मान रखी, उन चीज़ों को हमें पहले भैया छोड़ के जाओ। यानी आप अगर कोई रिसर्च करने जा रहे हो ना, तो किसी वस्तु के बारे में आपके जो विचार हैं, हमारी जो पूर्व अवधारणा है, उन्हें हमें बचना चाहिए, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, छोड़कर जाना चाहिए, छोड़कर जाना चाहिए। जब आप उन अवधारणाओं को छोड़कर जाओ या उन विचारधारा को, तभी आप क्या कर पाओगे, एक अच्छी खासी आप रिसर्च, सामाजिक विज्ञान को, यानी कह सकते हो समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ बनाने में अगर हम कह सकते हैं तो सबसे ज़्यादा योगदान दुर्खिम जी ने दिया और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इस प्रयास में उन्होंने समाजशास्त्र अनुसंधान एवं शोधकर्ताओं के प्रथम नियम को समझाने में रखा, यानी उन्होंने बोला कि जब हम कोई सामाजिक शोध करने जाएं तो उन्होंने कहा सामाजिक तथ्यों को चीज़ों के रूप में देखो और विचार करें। यानी जब आप कोई रिसर्च करने जाओ तो तथ्यों को चीज़ों के रूप में देखो, यानी वस्तु के रूप में देखो और उनका विचार करो, उनका विचार करो। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को इस प्रकार परिभाषित किया कि सामाजिक तथ्य एक विशेष अनुक्रिया करने में सक्षम है और व्यक्तिगत रूप से मजबूत और विवश करने से निश्चय और निश्चित होते हैं। सामाजिक तथ्य तथा क्रियाओं को सामान्य होते हैं, जबकि एक ही समय में व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को अपने स्वतंत्र अधिकार में विद्यमान, यानी दुर्खिम ने यहाँ पर बोला कि जब आप कोई रिसर्च करने जाओ या आप कोई अगर शोध करने जाते हो, तो हमारा जो सामाजिक तथ्य है, अगर आप किसी सामाजिक तथ्य की रिसर्च कर रहे हो या आप किसी तरह की खोज कर रहे हो, तो समाज में आपकी जो विचारधारा है, भैया सिंपल सा मतलब यही है कि जब आप कोई रिसर्च या खोज करते हो तो उस रिसर्च पर आपके व्यक्तिगत प्रभाव या आपकी व्यक्तिगत विचारधारा या आपके व्यक्तिगत अनुभव या आपकी पहले की जो सोच है किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ का प्रभाव उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार की दुर्खिम ने बोला कि उन्होंने सोशोलॉजी को क्या बनाया, वस्तुनिष्ठ अध्ययन का तरीका बनाया, कि ताकि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करने जाता है तो अपने मनोभाव या कह सकते हैं कि पूर्व में जो उसकी अवधारणा रहे, उन अवधारणाओं को छोड़ करके हमें रिसर्च करनी चाहिए। जब हम कोई भी रिसर्च अपने जो हमारा थिंकर है वो अपनी पूर्व अवधारणा को छोड़कर रिसर्च करेगा तो शायद सच्चाई तक पहुंच सकता है, और उस रिसर्च में वैज्ञानिकता को हमें लाना चाहिए। जब हम कोई रिसर्च करें तो हमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशोलॉजी में भी वैज्ञानिकता को लाने के प्रयास करने का जो ज़्यादा श्रेय जा वो दुर्खिम जी को जाता है। दुर्खिम ने इसके लिए कई सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान यानी हम देखेंगे कि सोशोलॉजी में हमें क्या देखने को मिला कि उन्होंने वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने का या वस्तुनिष्ठ शोध करने के लिए उन्होंने इस तर्क दिया कि हमें वस्तुनिष्ठ शोध करना चाहिए, बिना किसी विचारधारा से हमें प्रभावित हुए, बल्कि जो वस्तु है उसको उसी फॉर्म में या उसी रूप में हमें बताना चाहिए। तो इन्होंने सामाजिक तथ्य, अगला जो इसमें रहेगा यही सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखो, आत्महत्या एक अध्ययन के रूप में उन्होंने बताया कि यानी कि जो अध्ययन है वो एक प्रकार की आत्महत्या है। उसको क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दुर्खिम का विचार राय यह भी थी कि आत्महत्या करके उनके अध्ययन को पद्धतिगत विचारों का समर्थन किया और तर्क दिया जाता है कि आत्म है उसके अध्ययन से पता चलता है। यानी कह सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, किसी विचारों को क्या करते हैं,
राय होती है तो आत्महत्या उसके अध्ययन के व्यक्तिगत विचार होते हैं। यानी कह सकते हो कि जब आप कोई अध्ययन करने जाते हैं तो आपके जो कुछ विचार होते हैं वह व्यक्तिगत होते हैं। उस शोध पर उस पर अगर प्रभाव पड़ता है तो कह सकते हो उस अध्ययन की एक प्रकार से सुसाइड हो गया, वो अध्ययन सही नहीं माना जा सकता। कि आप कोई रिसर्च करने गए हैं, आप कोई खोज करने गए हैं, उस रिसर्च पर आपके विचार, आपके मंतव्य या आपकी पूर्व में जो सोच रहे उस बारे में अगर उसका उस पर कोई प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो वह अध्ययन प्रकार से कह सकते हो कि आत्महत्या के समान है, वो अध्ययन सही नहीं रहेगा। सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं के समान ही नियमों का पालन किया। यानी अगर आप कोई सामाजिक घटना का कर रहे हैं तो हमें जो प्राकृतिक घटना है उनके नियमों के अनुसार ही हमें उनका करना चाहिए। दुर्खिम ने परोपकारी, अहमवादी और अजारक और आत्महत्या की पहचान करके उसी मान्यता, यानी दुर्खिम ने बोला कि हम कोई अगर परोपकारी, अहंकारी और अजारक आत्महत्या की पहचान करके उसकी मान्यता दी। इसी प्रकार की आत्महत्याओं को एक व्यक्ति के समाज में एकीकरण के स्तर पर वर्गीकृत हैं। यानी दुर्खिम जी ने बताया कि जो लोग समाज में आत्महत्या करते हैं उसको एक एकीकृत यानी एक रूप में जोड़ करके उन्होंने एक प्रकार की आत्महत्याओं को वर्गीकृत किया। दुर्खिम ने यूरोप के समाजों की संख्या में आत्महत्या की विस्तृत संख्या की रिकॉर्ड, यानी दुर्खिम ने सबसे पहले समाज में क्या पता लगाया कि लोग जो आत्महत्या करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका उन्होंने क्या मंगवाया, सबसे पहले रिकॉर्ड मंगवाया। यानी उसकी संख्या कितनी है पता चले कि आत्महत्या दर वर्षों की अवधि में काफ़ी स्थिर रही। यानी उन्होंने सबसे पहले डाटा एक कलेक्ट किया कि किसी भी समाज में जो आत्महत्या होती, दुर्खिम ने पहला जो शोध किया था वो आत्महत्या को लेकर के किया था। उन्होंने बताया कि जो आत्महत्या होती है वो क्यों हो रही है उसके लिए शोध किया। तो सबसे पहले उन्होंने किया ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि जो आत्महत्या की अवधि है वह काफ़ी स्थिर है। वहाँ समाजों के बीच प्रत्येक समाज के भीतर सामाजिक समूह में आत्महत्या की दर में काफ़ी अंतर है। यानी दुर्खिम ने देखा कि एक समाज से दूसरे समाज में जो आत्महत्या करने की दर है यानी परसेंटेज है वह उनमें काफ़ी हमें डिफरेंट दिखाई देता है या काफ़ी अंतर दिखे था। और ठीक है, उन्होंने अंतर दिखाई दिया आत्महत्या की अवधि में काफ़ी उन्हें अंतर। इन अवलोकनों ने उन्होंने तर्क दिया कि आत्महत्या की दरों को सामाजिक तथ्य और मानक, यानी आत्महत्या की जो दर है उन्हें समाज के आधार पर हमें मानना चाहिए, क्योंकि समाजों के बीच व्यवस्थित रूप से दरों में विविधता है। यानी जो उन्होंने आत्महत्या को रेखांकित किया, आत्महत्या पर शोध किया, उन्होंने बताया कि एक समाज से दूसरे समाज में जब हो जाते हैं तो आत्महत्या की जो दर है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अंतर दिखाई देता है। उसका उसी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, उसको स्पष्ट। उन्होंने समाज के भीतर व्यक्ति के अनुकूल की जांच करके उपयुक्त प्रकार की आत्महत्या को, यानी उन्होंने क्या कि व्यक्ति के भीतर जो उनके अनुकूल आत्महत्या के जो जांच के प्रकार के उन्होंने आत्महत्याओं को इंगित किया। सामाजिक समलोकन के किसी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की संख्या और ताकत को मापा। यानी सबसे पहले दुर्खिम ने देखा कि जो व्यक्ति है उसका समाज के साथ कैसा संबंध है या समाज के साथ उसका कैसा रिलेशन है, इस चीज़ को उन्होंने मापने की या जांचने की उन्होंने काम किया। आत्महत्या के अध्ययन ने साबित हो गया कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत उद्देश्यों की बजाय सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति, यानी जो व्यक्ति का, देखो आत्महत्या का जब उन्होंने अध्ययन किया, किसने, दुर्खिम ने, ठीक है, आत्महत्या का जब अध्ययन किया दुर्खिम जी ने तो उनके अध्ययन से साबित हुआ कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, यानी जो हम लोगों का जो व्यवहार होता है उसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति से, यानी व्यक्ति जो वो क्या करता है, व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वह सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति से होता है। हालांकि आत्महत्या एक व्यक्तिगत और निजी कार्य होता है। यानी देखो जो आत्महत्या होती है वह हर व्यक्ति की अपनी होती है और निजी होती है, लेकिन जो यहाँ पर दुर्खिम ने इस चीज़ को बताया कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है वह सामाजिक तथ्यों के द्वारा ही करता है, लेकिन जो आत्महत्या होती है वह व्यक्तिगत और निजी होती है। लेकिन इसके कारण सामाजिक समूहों की प्रकृति को झूठा, इसके कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका जो व्यक्ति का संबंध है वो समाज से नहीं, इसको हम झूठा नहीं कह सकते। इसीलिए एक सामाजिक ताकत की उपज है जो बाहरी रूप से और व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रभावित होता है वह बता रहे हैं कि वह बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से उस व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो समाज होता है उस व्यक्ति पर उस प्रभाव डालता है और जो उसके अंदर की चीज़ें होती हैं वह भी उस व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, इसी बात को क्या बताया है उन्होंने, दुर्खिम जी ने यहाँ पर बताया है। अगर देखिए, इसीलिए उन्होंने एक बाहरी तथ्य का इस्तेमाल का उपयोग किया जिन्होंने आंतरिक तथ्यों का यानी कहें, उन्होंने बताया कि आत्महत्या जो है व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से कहीं कहीं उसको उकसाती है या उसके रूप में आती है। उन्होंने नियमों को सामाजिक एकजुटता के बाहरी संकेतों के रूप में चुना और आधार देखा।
सामाजिक एकजुटता की भावना जितनी अधिक होगी, समाज में विविध संबंध की संख्या आवृत्ति उतनी अधिक, यानी समाज में जो एकजुटता की भावना है, यानी समाज जितना एकजुट होने की काम करेगा, यानी समाज में एकजुटता, यानी कह सकते हैं कि जो एकजुट होने की जो संभावना है वह जितनी ज़्यादा होती हैं, समाज में विविध जो संबंध होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो आवृत्ति होती है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इन सामाजिक संबंधों की संख्या अनिवार्य रूप से न्यायिक नियमों की संख्याओं के अनुरूप होती है। समाज के सामान्य विचारों का विस्तार करके ही उसी समय अनुपात में हम उसे न्यायिक जीवन का विस्तार नहीं किया। अगला जो आपका रहेगा, इसमें आप देखोगे बाहरीपन और बाध्यता। बाहरीपन का मतलब होता है कि जो उसमें आत्महत्या में अगर जो आप बाहरीपन देखोगे तो उसमें बाहरीपन का बाहर की जो चीज़ों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, बाहरी रूप से दुर्खिम का मतलब है एक सामाजिक तथ्य और स्वतंत्र वास्तविकता है, यानी बाहरीपन का मतलब होता है कि जो सामाजिक तथ्य है बाहरी वास्तविकता से है, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष पर्यावरण का हिस्सा है। यानी जब वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि जो परीक्षण किया जाता है वह बाहरीपन या बाहर से भी क्या रहता है, पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यानी जब आप किसी प्रकार का अध्ययन करें तो उस आपके अध्ययन पर किसी प्रकार के बाहरी ताकतों का या बाहरी प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक तथा व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी आप सामाजिक उत्तरदायी नहीं हो, क्योंकि उस व्यक्ति के पूरी तरह बाहरी होते हैं और व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जाते। जब कोई व्यक्ति होता है रिसर्च करता है, उस जो वस्तु पर जो बाहरी प्रभाव पड़ते हैं उस व्यक्ति के प्रभाव नहीं थे, बल्कि वह ऑटोमेटिक ही उस प्रभाव पड़ते हैं और व्यक्ति द्वारा बनाए नहीं जाते। सामाजिक तथ्यों की इसी अवधारणा ने दुर्खिम को एक सामाजिक यथार्थवादी बना डाला। यानी दुर्खिम जी ने जो उन्होंने रिसर्च वस्तुनिष्ठता को बनाया, एक प्रकार से उसको बोला जाता है, उन्होंने इसको क्या किया, यथार्थवादी यानी रियलिटी पर उन्होंने खोज करने के बारे में बोला कि आप जितनी भी सिद्धांत दो, आप जितनी भी रिसर्च करो, आप जितनी भी खोजें करो, या हमें यथार्थवादी होनी चाहिए तथा वह रियलिटी से होनी चाहिए। रियलिटी नहीं, यानी उसमें वैज्ञानिकता का हमें शोध करना चाहिए और वैज्ञानिक चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए, बल्कि जो हमारा थिंकर है या जो हमारे थिंकर की आइडियोलॉजी है उस पर किसी प्रकार का उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखिए, प्रतिबंध क्या होते हैं, आप देखेंगे प्रतिबंध क्या, सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने में सक्षम होते हैं। यानी जो सामाजिक तथ्य होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने में माने सक्षम होते हैं। व्यक्ति उन सामाजिक तथ्यों से विवश महसूस होता है, यानी जो समाज में जो सोच है या समाज में जो विचारधारा है वह व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, और व्यक्ति सामाजिक तथ्यों से खुद को विवश महसूस करता है कि समाज में जो विचारधारा उससे कहीं कहीं वह आकर्षित होता है, उसके लिए बाहरी हैं। सामाजिक तथा व्यक्तिगत निर्णय के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन वह वास्तव में व्यक्तिगत इच्छा और निर्णय से काफ़ी हद तक ढलते हैं। यानी क्या होता है कि जो समाज में जो तथ्य होते हैं, तमाम तरह के जो समाज में तथ्य हैं वो हमारे थिंकर को एक प्रकार से कह सकते हो उसको प्रतिबंधित करते हैं, तथा वह उससे हमारा जो थिंकर है वो किस प्रकार से कई बार प्रभावित होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रतिबंधों को व्यक्तिगत बताया गया है। एक विकल्प की कमी के कारण, यानी एक क्या होता है कि जो सामाजिक तथ्य उसमें कई बार जो विकल्प होते हैं उसमें विकल्प नहीं मिलते, विकल्पों का अवरोध होता है। दूसरा है मामला क्या होना चाहिए जैसी धारणाओं को अवसर चुनने का दबाव डालते हैं। यानी कह सकते हो कि जब आप कोई रिसर्च करने जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको रोकेंगी या कुछ चीज़ें आपको रोकने का प्रयास करती हैं। तो पहली चीज़ जो आपको रिसर्च करने में रोकती है वह होती है कि विकल्प बहुत कम रहते हैं। यानी समाज में जो तथ्य हैं वह उसके विकल्प यानी बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं रहते हैं, कम से कम। विकल्प का मतलब होता है कि भैया अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसके 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4, उसमें से आपको जो सही लगेगा एक बताना होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो विकल्प कम रहते हैं, यानी समाज में जब रिसर्च की जाती है, सोशियोलॉजी में जब रिसर्च की जाती है तो विकल्पों की हमें कमी देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है कि हम किस चीज़ पर रिसर्च करें, मामला हमारा क्या होना चाहिए, इसकी भी ये भी हमें चीज़ें जो होती हैं वह प्रतिबंधित करती है या हमें उस रिसर्च करने में एक प्रकार से कह सकते हो प्रतिबंधित या वह रोकने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपका रहेगा वेबर की वस्तुनिष्ठता क्या है। आपके जो थिंकर है, मैंने वेबर के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में शुरू में विचार दिया था, उन्होंने वस्तुनिष्ठता जो है उसको एक प्रकार से कह सकते हो कि बड़े सब्जेक्ट रूप में सबसे पहले उन्होंने काम किया। देखो, जर्मनी में प्राविधिक वाद विवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन अकादमी के वातावरण में प्रभुत्व रखने वाला हावी रहा। यानी ये जो वेबर हैं ये जर्मनी से थे, ठीक है। तो जर्मनी में जो 19वीं शताब्दी में जर्मन अकादमी थी, यानी जर्मन अकेडमी जो थी उसमें वातावरण को प्रभुत्व रखने के लिए, यानी जर्मन अकादमी का प्रभुत्व बना रहे या हावी रहे, उसमें पद्धति विज्ञान पर हुई बहसों को दो अंतर संबंधों के आधार पर, यानी कह सकते हो जर्मन अकादमी में जो था
पद्धति विज्ञान पर बहसें हुई और उसका बहसों का कारण ये था कि हम परस्पर कारकों के आधार को समझ सकें। सबसे पहले वहाँ जर्मनी में होने वाले प्राकृतिक विज्ञान और संस्कृति के विषय में एक मजबूत और दृढ़ विभाजन था। जर्मनी में क्या था कि एक प्रकार से देखोगे कि जर्मनी का जो समाज था उसमें क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा, यानी जर्मनी के समाज में दृढ़ विभाजन यानी बंटवारा जो था दिखाई देता था। इसने केवल प्राकृतिक घटनाओं को सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त देखा, यानी जर्मनी में जो समाज में विभाजन मजबूती के साथ हो रहा था, वो जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी उसको सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए आवृत्ति के रूप में देखा गया। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के अध्ययन भिन्न भिन्न तरीके से नेतृत्व, यानी कह सकते हो कि जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो हमारी सामाजिक घटनाएं, यानी प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन किया गया वह अलग अलग तरीके से किया गया और अलग अलग रूपों में किया गया। एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड दो लोग हैं, क्या नाम है, एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्ड ने शुरुआती कार्यों में दूसरा यानी गैर मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत बनाया। यानी कह सकते हो डेविड स्मिथ ने और डेविड रिकॉर्ड ने शुरुआत में क्या, उन्होंने जो गैर मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धांत है उन्होंने बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र को वास्तविक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कामकाज में व्याख्या, यानी कह सकते हो कि सबसे पहले जर्मनी में जो आया वहां पर आर्थिक साम्राज्यवाद का आया। यानी उन्होंने क्या बनाया कि उन्होंने गैर मार्क्सवादी विचार को अपनाया, और गैर मार्क्सवादी में देखोगे तो अर्थव्यवस्था को उन्होंने औद्योगिक अर्थव्यवस्था, यानी जर्मनी में जो सबसे पहला थिंकिंग आया या जर्मनी जो सबसे पहले विचार आया वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कामकाज को व्याख्या करने के, यानी आपने देखा कि जर्मनी सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रिया बनी, औद्योगिकरण हुआ। जर्मनी में कह सकते हैं सबसे पहले क्या रहा, औद्योगिकरण हुआ और कामकाज की व्याख्या की गई और समझाने की कोशिश कठिन हुई, क्योंकि 19वीं शताब्दी में मौजूद थे, इन समस्याओं से निपटा जा सकता था। यानी जर्मनी में सबसे पहला जो विचार आया, या कह सकते हैं जर्मनी सबसे पहले गैर मार्क्सवादी विचार आया, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि वहां पर औद्योगिक क्रांति लेकर के आया और औद्योगिक क्रांति के कामकाजों की व्याख्या करने की वहां पर कोशिश की गई, और 19वीं शताब्दी में सारी चीजें मौजूद थे। देखो बाहरी सिद्धांतों को विकसित करके आया, यानी जो जर्मनी में कह सकते हो कि औद्योगिक क्रांति हुआ, बाहरी सिद्धांतों को विकसित करके आई थी, विज्ञान से पूरी तरह से बचने की कोशिश, यानी वैज्ञानिक चीज़ों से पूरी तरीके से बचने, और आर्थिक प्रणालियों को ऐतिहासिक अध्ययन, यानी ऐतिहासिक जो हमारी प्रणालियाँ होती हैं, आर्थिक जो प्रणालियाँ थी उनको ऐतिहासिकता के जोड़ करके उसको ध्यान केंद्रित किया गया था। इससे ऐतिहासिक और सिद्धांतिक अर्थशास्त्र का विकास प्रारंभ, यानी कह सकते हो कि जर्मनी में ही ऐतिहासिक चीज़ों को जोड़ करके या सिद्धांत बना करके उसका अर्थशास्त्र का विकास हुआ। यानी कह सकते हो कि जो जर्मनी में था, जो वहाँ पे हो रहा था कि ऐतिहासिक जो चीज़ें होती थी उन ऐतिहासिक चीज़ों से हम सिद्धांत बनाते थे, और अर्थशास्त्र का वहाँ पर विकास हुआ, जिसमें उन्होंने विभाजन करके पद्धतिगत मुद्दे भी थे, यानी वहाँ पर उसमें विभाजन भी था और पद्धतिगत मुद्दे भी रहे। ऐसे 4 मुद्दे थे जिन पर दोनों समूहों में आपसी में सहमति जताई थी। वेबर ने अपनी कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए आधार रेखा यानी बेस लाइन बनाया, यानी कुछ चीज़ें उन्होंने बेस बनाया, और वाद विवाद यानी जो डिबेट्स होती थे उनका भी इस्तेमाल किया। यानी जर्मनी में वस्तुनिष्ठ, यानी देखो जर्मनी में जो विचार थे, जर्मनी में जो चीज़ें थी, किसी भी वस्तु की जो रूपरेखा है, या जर्मनी में कह सकते हो कि जो रिसर्च जो खोज थी उसमें किन चीज़ों का शामिल किया गया, कुछ बेस बनाए गए, कुछ आधार बनाए गए, और दूसरा डिबेट्स का खूब इस्तेमाल किया गया। डिबेट्स यानी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग आते थे, शामिल होते थे, अपने विचार देते थे और अपने मत देते कि किसी भी वस्तु के बारे में मत रहे। उन्होंने 2 समूहों के बीच खाई को पाटने की कोशिश की। ठीक है, जर्मनी में क्या हो गया था कि जर्मनी में 2 प्रकार की खाई बन गई थी। एक तरफ ऐसे लोग थे जो बेस लाइन के आधार पर, यानी किसी चीज का जो बेस होता है उसको लेकर के बातें करते थे, दूसरी जो लोग थे वाद विवादों में पड़े रहते हैं। तो इसमें एक प्रकार की उन्होंने जो दूरियां बढ़ रही थी उसको कम करने का प्रयास किया। 2 विचारधाराओं में स्कूलों ने तर्क देने के काम किया। उन्होंने ऐसे लोग थे जिन्होंने वेबर को अपने समाजशास्त्र के निर्माण में पद्धति में संबंधी, यानी वेबर ने समाजशास्त्र में जो कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता को लाने का प्रयास किया। अगला क्या है, वेबर व डिलेड। अगला आपके रहेंगे क्या है, वेबर और डिल्फेड। इनको देखिए, ठीक है। डिलेड ने इस तर्क के साथ अपनी दलील दी कि प्राकृतिक और मानव व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, यानी यहाँ पर जो वेबर और डिलेड ने क्या बताया कि जो उन्होंने अपनी दलील दी, अपने बारे में उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति का और मानव विज्ञान का जो
शोध है उसको हम वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, यानी प्रकृति का और मानव व्यवहार का, यानी कह सकते हो कि नेचर का और मानव यानी ह्यूमन नेचर का, यानी नेचर का नहीं प्रकृति का और जो ह्यूमन नेचर है उसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति की और मान्यता दी कि जैसे टर्नर है, बिगीज हैं, पावर्स हैं। डिले ने सबसे पहले तर्क दिया कि दो वैज्ञानिकों में अलग अलग विषय वस्तु हो सकती है, यानी जब दो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो उनकी जो विषय हो सकता है, जो उनकी विषय वस्तु होती है वह अलग अलग हो सकती है और इस वजह से प्रत्येक क्षेत्र में शोधकर्ता भिन्न और ज्ञान, यानी क्या हो सकता है कि जब अलग अलग क्षेत्रों में शोध होगा तो सबकी जो विषय है, सबकी जो वस्तु है, विषय वस्तु सबकी अलग अलग है, तो सभी का जो विभिन्न प्रकार का शोध होगा उससे हम अलग अलग ज्ञान, मान लीजिए कि अगर 4 लोग रिसर्च करने के लिए गए हैं तो 4 लोगों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो 4 प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, भिन्न भिन्न ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। प्रकृति विज्ञान वह ज्ञान पैदा करता है जिसे हम बाहरी अर्थ में भौतिक घटनाएं कहते हैं, यानी प्रकृति जो विज्ञान होता है वह हमें उन तरीकों उस प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त करता है जो हम बाहरी तथ्यों कहते हैं कि भौतिक घटनाएं हैं, ठीक है, भौतिक घटना, और दूसरे से उन तरीकों को प्रभावित होती हैं जिन्हें वैध कानूनों के संबंध में हमें समझाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी सोशल साइंस में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका आंतरिक अर्थ होता है कि जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आंतरिक प्रकृति है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके पास कोई ना कोई आंतरिक प्रकृति है, उसके पास कोई ना कोई चीजें हैं। इसलिए प्रकृति के क्षेत्र में मानव व्यवहार में शोधकर्ताओं ने अपने विषयों को संबंध में निरीक्षण करने का प्रयास, यानी कह सकते हो कि जितने भी हमारे शोधकर्ता थे या जितने भी हमारे रिसर्चर थे उन्होंने अपने अलग अलग विषयों में विभाजित किया और अलग अलग विषयों पर उन्होंने किया शोध किया, और अलग अलग शोधों से क्या निकला, अलग अलग प्रकार के मत निकले और अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। वेबर के लिए डिलेड ने यह ध्यान देने में सही थे कि प्रकृति विज्ञान की तुलना में सामाजिक विज्ञान भिन्न प्रकार से होता है, यानी प्रकृति विज्ञान की तुलना में जो सामाजिक विज्ञान है वह भिन्न और अलग रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वेबर ने डिलेड के साथ अपनी सहमति व्यक्त की और प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान के कथ्य को अलग और रूप में, यानी प्रकृति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन था वह अलग अलग रूप से या अलग अलग प्रकार से किया गया। अगला जो आपका रहेगा वेबर एंड रिकार्ड, ठीक है, वेबर और रिकार्ड क्या थे, ठीक है, आगे यहाँ पे देखें वेबर और रिकार्ड, देखें रिकार्ड भी प्रकृति की दुनिया और मानवीय गतिविधियों के बीच, दुनिया के बीच उपस्थित विघटित और चिंतित थे, यानी रिकॉर्ड भी जो थे वो प्रकृति की दुनिया और मानव की जो गतिविधियाँ, यानी प्रकृति की दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं और मानव की गतिविधियाँ जो हैं उसके बीच जो उपस्थित जो विघटनकारी हैं, जो आपस में अलग करते हैं, उससे काफ़ी चिंतित थे और अवस्थ थे। रिकॉर्ड का मत था कि अपनी राय में अध्ययन के लिए वास्तविकता और असीमित संख्या में अध्ययन विषय वस्तुओं में विभाजित, यानी यहाँ पर रिकॉर्ड ने क्या बताया कि यह बताया, उनकी राय यह थी कि भैया वो मानते यह थे कि अध्ययन के लिए वास्तविकता जो है, यानी अगर आप कोई अध्ययन कर रहे हैं उसकी जो वास्तविकता होती है उसकी असीमित संख्या है, यानी जो आप कोई राय होती है, जो अध्ययन की वास्तविकता होती है उसकी वास्तविकता की संख्या असीमित है। अध्ययन के लिए विषय में वस्तुओं को विभाजित किया, यानी अध्ययन के लिए हम अध्ययन करने जब जाएंगे तो चीज़ों यानी वस्तुओं को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं और आगे चल करके वस्तुओं को बदलने में असीमित संख्या में भागों में विभाजित कर सकते हैं और तोड़ा भी जा सकता है, जिसका मतलब है कि वास्तविकता को कभी भी पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता क्योंकि हमेशा इसे समझने में कोई ना कोई तरीका होता ही होगा। यानी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड क्या बोलते हैं कि जब आप किसी प्रकार का अध्ययन करते हैं तो आप जो उसके बीच में जो वास्तविकता है वह कई प्रकार की वास्तविकता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप कोई खोज करने के लिए जाएंगे तो उसके बारे में कई प्रकार की वास्तविकता, कई ऐसी बातें होंगी। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में 4 बातें हैं और चारों रियल हैं, ठीक है, चारों बातें क्या हैं, रियल हैं, चारों बातें वास्तविक हैं। यानी यही कह रहे हैं कि उसमें जो वास्तविकता है वह कई प्रकार की हो सकती है और वास्तविकता कई प्रकार की हो सकती है और वास्तविकता को तोड़ा भी जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी जो अध्ययन या स्रोत रहेगा वास्तविकता को पूरी तरीके से कभी समझा नहीं सकते। यानी आपका जो कोई भी शोध या रिसर्च रहेगी हम वास्तविकता को समझ नहीं सकते हैं क्योंकि एक वस्तु की कई सारी वास्तविकताएं हो सकती हैं। इसलिए समस्या यह पैदा हो गई है कि वास्तविकता के बारे में
कैसे जाना जा सकता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते। यानी हम किसी भी वस्तु के बारे में वास्तविकता को कैसे जाने हैं, इसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। तौर तरीका कैसे जानेंगे? रिकॉर्ड का विचार था मनुष्य वास्तविकताओं के उन पहलुओं की अवधारणा को तैयार करता है। यानी रिकॉर्ड जी का मानना था कि जो मनुष्य है, यानी जो व्यक्ति है, वास्तविकता के उन पहलुओं को, अवधारणाओं को तैयार करता है या इकट्ठा करता है या संकलित करता है जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते हैं। यानी जब आप कोई रिसर्च करने जाओगे तो आप कोई किसी वस्तु की आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको जो जो चीज़ें वास्तविक लगेंगी, उन सारी चीज़ों को जो आपको महत्वपूर्ण लगेगी किसी चीज़ की कि ये रियल है, इसको उसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उसे इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार अवधारणाएं के साधन होते हैं और मनुष्य वास्तविकता को जान सकता है। यानी जो उसके प्रकार में अलग जो अलग अवधारणाएं होती है, जब उसको इकट्ठा करेंगे, जो आपको सही सही लगती हैं, उनको इकट्ठा करके हम मनुष्य अपनी वास्तविकता को जान सकता है। इसीलिए रिकॉर्ड ने अवधारणाएं निर्माण वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ रूप में एक महत्वपूर्ण उपकरण था। यानी रिकॉर्ड जी ने बताया कि जो आप कोई शोध कर रहे हैं तो उसके बारे में अलग अलग प्रकार की रियलिटी है, सभी की सभी 4 सच्चाइयाँ मान लीजिए, तो उन सच्चाइयों को आप इकट्ठा करेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा उसी को आप क्या करेंगे, प्रतिपादित भी करते हैं। रिकॉर्ड ने इस समस्या का सामना किया और विद्वान शोधकर्ताओं और अध्ययन के लिए विषय का चयन किस तरह से करें, इस बिंदु पर विज्ञान के सार के रूप में, यानी रिकॉर्ड जी ने इस समस्या को समझा कि जो एक वस्तु का जब आप अध्ययन करने जाते हैं तो उस वस्तु के बारे में कई प्रकार की रियलिटी, कई प्रकार की सच्चाइयाँ, लेकिन आप शोध अध्ययन के लिए अपने विषय का चयन कैसे करेंगे, यानी जो आप अध्ययन करने जा रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को कैसे चुनेंगे, इस बिंदु पर विज्ञान का जो सार है, यानी जो साइंस का जो कह सकते हैं कि जो सार है, उसके रूप में अवधारणाओं को जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको दार्शनिकों के जो तर्क है उसमें फंसा दिया है। मूलतः और अनिवार्य रूप से उन्होंने जोर देकर कहा कि शोधकर्ता की पसंद का विषय मूल प्रासंगिक, यानी जो शोध करता है वह जिस विषय को चुनेगा वही विषय उसके लिए प्रासंगिकता होगी। यानी जब आप कोई शोध करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो मूल विषय होगा या जो वही कह सकते हो कि प्रासंगिक हो सकता है। हालांकि मूल प्रासंगिकता पर जोर देते ज्ञान की वस्तुनिकता की बजाय एक व्यक्ति का ज्ञान निकल सकता है। यानी क्या करें कि जब व्यक्ति खुद किसी विषय को चुनेगा, उसको प्रासंगिक बताएगा, तो व्यक्ति के जो विकार हैं, व्यक्ति की जो अवधारणा है, उस हमें शोध पर दिखाई देंगे। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब सीधा यही बन जाता है कि वस्तुनिष्ठता बताती है कि आप अगर कोई शोध कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो थिंकिंग है, उस पर, उस खोज पर या उस रिसर्च पर उसके प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। अगला जो वस्तुनिष्ठता पर वेबर के विचार क्या हैं, यानी वस्तुनिष्ठता जो होती है उस पर वेबर के विचार क्या हैं। ध्यान, वेबर की सामाजिक विज्ञानों में कार्य पद्धति वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र में अधिभावी महत्व है। यानी वेबर जी ने जो सामाजिक विज्ञानों में कार्य पद्धति में वस्तुनिष्ठता को लेकर कहा वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उनका विचार था कोई भी वैज्ञानिक विश्लेषण स्वयं में नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं। यानी जब आप किसी चीज़ का, यानी जब आप कोई रिसर्च करें या जब आप कोई खोज करें, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, जब आप कोई खोज करते हैं, तो उसमें वेबर जी का मानना था कि आपको आपके जो नैतिक मूल्य हैं, आप किसी चीज़ के बारे में जो सोचते हैं, आपके जो विचार हैं या आपकी जो थिंकिंग है, उसको हमें उस चीज में शामिल ना करें, यानी अपनी खोज में शामिल ना करें और वस्तुनिष्ठ माना जाएगा। जब आप किसी खोज को करते हैं, जब आप कोई रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में आप अपने नैतिक मूल्यों की, आपकी विचारधारा है, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच है, उसको अगर आप शामिल नहीं करते हैं या आप उस सोच पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, आप वस्तुनिष्ठ रिसर्च कर रहे हैं या आप वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं कि खोज माना जाएगा। वेबर के समय में कई लोग यह मानते थे कि एक वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र संभव था। यानी वेबर के समय में काफ़ी लोगों का मानना था कि किसी भी हम पूर्वाग्रह से हट करके हम एक किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, आकलन या शोध से अलग नहीं किया जाता। यानी वेबर के समय जो ज़्यादातर लोग थे कि अगर कोई थिंकर है, अगर वह कोई खोज कर रहा है या कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, वो उस चीज़ पर उसका प्रभाव डालेगी। लेकिन वेबर का मानना था कि अगर आप कोई खोज कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उस शोध प्रक्रिया को आपको अलग करके आपके विचार, आपकी सोच जो है उस शोध पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी को वस्तुनिष्ठ होगा, तभी आप निष्पक्ष होगा। अगर मान लीजिए आप कोई खोज करने गए हैं
और उस खोज करते समय आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं किसी चीज़ के बारे में आप वही लिख देंगे तो निष्पक्ष नहीं है, आपका विचार शोध सही नहीं है। यानी तभी सही होगा जब आप किसी से मुक्त होकर के, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के, अपनी विचारधारा से मुक्त होकर के, अपनी थिंकिंग से मुक्त होकर, अपनी आइडियोलॉजी से मुक्त होकर के जब किसी चीज़ का आप सही सही आकलन करेंगे तो उसे वस्तुनिष्ठ रिसर्च कह सकते हैं या वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं कि वो शोध हुआ है। आगे देखिए, मूल्य मुक्त समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्र को मूल्यों से मुक्त करना चाहिए। यानी जो मूल्य हैं, जो बने हुए, जो लोगों की सोचें हैं किसी भी वस्तु के बारे में, जो लोगों की सोच है, जो विचार हैं, उससे हमें फ्री होकर के अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपनी खोज करनी चाहिए। जब आप किसी प्रकार की रिसर्च करने गए हैं, किसी प्रकार की खोज करने गए हैं, तो लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो मंतव्य हैं, या लोगों के कह सकते हैं कि जो मूल्य हैं, या जो उन्होंने बना रखे हैं कि इस चीज़ के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसी को मानते हैं, तो उन चीज़ों से हमें फ्री होकर के समाजशास्त्र में अगर क्या करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो शोध करते हैं, तो वह शोध आपका काफ़ी वैल्यूबल रहेगा और काफ़ी बेहतर रहेगा। वैल्यू आपके शोध में तभी रहेगी जब आप अपने नैतिक मूल्यों से, आप नैतिक विचारों से, आप नैतिक विचारधाराओं से जब आप मुक्त होकर के किसी प्रकार की रिसर्च करेंगे तो वह वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या कह सकते हैं उसका जो आपका जो शोध रहेगा, उसका जो मूल्य है, यानी जो उसका कह सकते हैं उसमें जो कह सकते हैं कि जो रियलिटी है वह बढ़ेगी और आपका जो शोध रहेगा वह सर्वमान्य होगा, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे। अगला है मूल्य और विज्ञान क्या है। अगला जो आपका रहेगा इसमें आप देखेंगे कि मूल्य और विज्ञान क्या होता है। देखिए, वेबर को पता था कि वह जानते थे कि अमल और व्यवहार में मूल्यों और विज्ञानों को अलग करके मुश्किल होगा। यानी वेबर का मानना था कि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो अमल है, यानी जो आपकी कह सकते हो कि आपकी जो थिंकिंग है, आपको थिंकिंग और आपके जो व्यवहार हैं, जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो आपकी सोच है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका नज़रिया है, उसको अपने विज्ञान यानी आपकी खोज में ना अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो क्या कह रहे हैं कि जब से आप कोई रिसर्च करने गए, जैसे आप कोई शोध करने गए, तो आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी कोई थिंकिंग है, उस शोध पर उसके प्रभाव ना पड़े, इसको अलग करना वो बताते हैं कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें भेद में अनुसंधान में सबसे पहले मूल्यों को प्रासंगिकता को उजागर करना, यानी जो किसी वस्तु की आप क्या करने जा रहे हैं, खोज करने जा रहे हैं, तो उस वस्तु की प्रासंगिकता यानी उस वस्तु की रियलिटी क्या है, उसको उजागर करने में मदद होगी। सामाजिक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान को बारे में बहुत भी व्यवहारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी जब कोई सामाजिक वैज्ञानिक किसी चीज़ की रिसर्च करता, खोज करता है, तो उसे जो व्यवहारिक समस्या होती है, यानी जो व्यवहारिक समस्या होती है, उसका सामना करना पड़ता है कि शोध के विषय को कैसे चुना। यानी जब आप कोई सामाजिक विज्ञान में कोई शोध करेंगे तो किसी भी शोध करते समय विषय को कैसे चुना जाए, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। वेबर ने कहा शोध करने के लिए विषय का चुनाव कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। यानी जब आप शोध करने के लिए कोई विषय चुनते हैं उसको वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, हालांकि विषय का चुनाव अनुसंधान शुरू होने से पहले होता है। यानी जब आप कोई खोज करने के लिए जाते हैं तो आपका जो विषय रहेगा, आपने तो पहले चुन लिया, तो आप सीधा खोज करने के लिए जा रहे हैं। किसी विशेष विषय को चुनने के लिए व्यक्ति का एकमात्र आधार मूल्य होता है। यानी जब आप खोज करने के लिए कोई विषय चुनते हैं तो उसका जो मूल्य होगा, उसका जो आधार होता है वह मूल्य, यानी किसी चीज़ को आप ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं या ज़्यादा प्रभावित हैं या ज़्यादा उसको आप वैल्यूबल मानते हैं, तभी उसके बारे में क्या करेंगे, आप खोज करेंगे या आप रिसर्च करेंगे या आप शोध करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब आप कोई भी रिसर्च करने जाएं, कोई भी शोध करने जाएं, तो वह जो आपका विषय है वह काफ़ी मूल्यवान होना चाहिए और उसमें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। यानी हमें अपनी खोज करते हुए, अपनी रिसर्च करते हुए हमें वैज्ञानिकता के साथ और उसके जो मूल्य हैं, यानी उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ हमें उसमें रिसर्च करनी चाहिए और हमें अपना शोध करना चाहिए। अगला क्या है, मानक। आप देखोगे मानक क्या होता है, यानी जब आप किसी प्रकार की खोज करें, ठीक है, जब आप किसी प्रकार की खोज करें या शोध करें तो वह मानकों के आधार पर, यानी स्टैंडर्ड के आधार पर करना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड मान करके चलना चाहिए। जब आप समाज शास्त्र में किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रकार का शोध करते हैं या किसी प्रकार की खोज करते हैं, तो उसमें आपको मानक यानी आइडियल जो है, यानी मानक, यानी कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, मानकीकरण यानी स्टैंडर्ड के साथ आपको क्या करनी चाहिए, रिसर्चों में खोज करनी चाहिए। जब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी खोज कर रहे हैं, अगर आप उसमें इन चीज़ों को शामिल करते हैं, मानक के आधार पर अगर आप खोज करेंगे तो आपका जो रिसर्च रहेगी, शोध रहेगी, वह सर्वमान्य रहेगी और आपके जो प्रभाव हैं,
या आपके जो विचार हैं उस विचारधारा उसमें पड़ेगी भी नहीं। यानी आप जब मानक बना लेंगे तो मानकों के आधार पर जो आप खोज या रिसर्च करेंगे वह काफ़ी अच्छी खोज रहेगी। और मानक यानी आइडियल टाइप, यानी आइडियल यानी एक प्रकार के कुछ आप मानक बना लें और मानक के आधार पर आपको खोज करनी चाहिए। जब मानक के आधार पर खोज होगी और मानक के आधार पर जब हम चीज़ों को खोजेंगे और चीज़ों को जानेंगे तब शायद हमें एक सही निष्कर्ष या एक वस्तुनिष्ठ शोध हमारा हो सकता है, या उस पर किसी थिंकर के जो प्रभाव है वह हमें उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ पावर क्या है, ध्यान दीजिए, ये वस्तुनिष्ठता पावर क्या होती है, ध्यान दीजिए, ये आपका लास्ट रहेगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पावर ने सामाजिक और मानव विज्ञान को परस्पर विनिमय करने के योग्य समय, यानी जो पावर होती है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, ये प्रॉपर लिख रखा, सॉरी सभी के लिए, प्रॉपर क्या, प्रॉपर ने सामाजिक और मानव विज्ञान को परस्पर विनिमय करने के योग्य माना। प्रॉपर जो है यानी किसी भी चीज़ का आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर खोज करनी चाहिए, ठीक है, क्या करनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से, यानी क्या करना चाहिए भैया, किसी भी चीज़ की जब आप खोज करने जा रहे हैं, आप वस्तुनिष्ठता की खोज करने जाते हैं तो आपको प्रॉपर ढंग से करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। ये नहीं कभी कुछ खोज रहे हो, कभी कुछ खोज रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो। जैसे आप कोई रिसर्च करने के लिए गए हो, कोई शोध करने के लिए गए हो, तो आप उसमें जो चीज़ें बता रहे हो ना, आपको प्रॉपर ढंग से बतानी चाहिए। ये नहीं कि शोध करने में कभी आपने तीसरी चीज़ बताई, कभी आपने 10वीं चीज़ बताई, फिर पहली बता रहे। यानी आपको किसी भी खोज को, किसी भी शोध को जब हम करते हैं तो उसमें हमारी जो वस्तुनिष्ठता रहती है उसको हमें प्रॉपर ढंग से वस्तुनिष्ठता को बताना चाहिए और प्रॉपर तरीके से हमें खोज और रिसर्च और अनुसंधान करना चाहिए। यानी प्रॉपर तरीके से हम अगर करेंगे तो हमारा जो रिसर्च रहेगी, जो अनुसंधान रहेगा, उसमें जो वस्तुनिष्ठता रहेगी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और जब हम प्रॉपर तरीके से कोई खोज या रिसर्च करेंगे तो उसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। उस पर जो हमारे थिंकर हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है, उसके जो मत हैं, प्रॉपर से खोज करने में उस पर उन रिसर्च पर किसी भी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी प्रॉपर ढंग से आपको रिसर्च या खोज करें तभी आप वस्तुनिष्ठता तक प्राप्त हो सकते हैं। एक सही रिसर्च और एक बेहतर रिसर्च या बेहतर विकल्पों के साथ आप रिसर्च या खोज कर सकते हैं। तो जितना था मैंने आपको बता दिया और इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत सारी मेहनत करता हूं। आप देख भी रहे होंगे कि इतना सब्जेक्ट काफ़ी आपके लिए टफ सब्जेक्ट होगा और इसको मैं इतना इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।